आज हम सिंपल और हार्मोनिक मोशंस के जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। एग्जांपल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले स्प्रिंग का जो उदाहरण है उसको अपन काम में लेंगे कि स्प्रिंग के सिरे पर जो जुड़ा द्रव्यमान पिंड होता है, मास ऑफ द अटैच्ड टू स्प्रिंग। तो सबसे पहले क्षैतिज स्प्रिंग के सिरे पर जुड़ा द्रव्यमान जो पिंड है उसमें सबसे पहले यदि स्प्रिंग क्षैतिज हो तो क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। क्षैतिज सिरे स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन में ये सबसे पहले मेरे को ये स्प्रिंग दिखाई गई है जो क्षैतिज है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पिंड एम लगा हुआ है। अब पिंड एम का द्रव्यमान एम द्रव्यमान का कोई पिंड यहाँ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं खींच के छोड़ दूंगा तो क्षैतिज रूप से ये स्प्रिंग दोलन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से मैंने इसको इस द्रव्यमान को थोड़ा सा खींचा, ये आगे की सके यहाँ आ गई, तो स्प्रिंग में दोलन करना शुरू कर देती है। तो देखिए उपरोक्त चित्र के अनुसार स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कस दिया जाता है, एक सिरे को दृढ़ आधार से कस दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का पिंड घर्षण रहित सतह पर जोड़ दिया जाता है। ये फ्रिक्शनलेस सतह है, इसके ऊपर इसको जोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा, अब यदि स्प्रिंग को थोड़ा खींचकर छोड़ देते हैं तो पिंड अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर दोलन करने लगती है। अपनी माध्य स्थिति से क्या होगी, इधर उधर दोलन करने लगेगी। यदि किसी समय टी पर पिंड का विस्थापन x हो तो पिंड पर स्प्रिंग द्वारा आरोपित बल F हुक के नियम के अनुसार क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस का kx आएगा। समीकरण नंबर 1 आ गया। तथा k मेरे पास क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, x विस्थापन है, F इसके ऊपर फोर्स लगा तो हुक के नियम के अनुसार यदि किसी समय t पर पिंड का विस्थापन x हो तो m पिंड पर स्प्रिंग पर लगा जो बल होगा वो क्या होगा, माइनस का kx होगा। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, खींचने पे उसको छोड़ा तो खींचने के बाद में उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो वापस उसको उसके संतुलन बिंदु में लाने की कोशिश करेगा। उस फोर्स से क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह उत्पन्न होगा। ये प्रकट करता है कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल विस्थापन की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का kx। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। यदि इस बल के कारण पिंड में त्वरण कितना आता है, न्यूटन के नियम के अनुसार डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो तो द्रव्यमान एम पर गति का जो समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के एक्स। तो मेरे पास जो समीकरण नंबर 1 था इसमें फोर्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रख देता हूँ। तो एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रखने के बाद में मेरे पास जो समीकरण आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, और इससे आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल प्लस में के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0, जो कि एक सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण के बराबर है। तो इससे सिद्ध होता है क्षैतिज में जो स्प्रिंग रखी है उसका जो आवर्तकाल होगा वो एक सरल आवर्त दोलक की तरह कंपन करेगी तथा उसके अंदर जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के होता है। क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 2 का जो आवर्तकाल है सिंपल सरल आवर्त गति अवकल समीकरण से वो हमने निकाला था टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। तो ये मेरे पास जो आया था क्या, क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन। तो उसका जो समीकरण ये किस प्रकार से गति करती है, इस सरल आवर्त गति करती है तथा इसका जो द्रव्य आवर्तकाल होता है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एन अंडर रूट एम अपॉन में क्या होता है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं जो कि एक ऊर्ध्वाधर ने क्षैतिज ने हो गया, एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन है। जो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन है उसके बारे में यदि इस तरीके से व्यवस्था हो
तो ये किस प्रकार से दोलन करेगा। तो देखिए ये मेरे पास स्प्रिंग है, लंबाई का एक स्प्रिंग है। इसके एक पार्ट को मैंने क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया, तथा दूसरा पार्ट ऐसे कैसे लटका हुआ है। अब इसके ऊपर मैं m द्रव्यमान को कोई पिंड लगा देता हूँ इस व्यवस्था के अनुसार। तो ये लंबाई जो स्प्रिंग लंबाई l थी, जैसे इस पे द्रव्यमान m लगाए, ये खिसक के कितनी हो जाएगी y0। तो इसलिए टोटल इसका जो लंबाई होगी वो कितनी होगी l प्लस में y0। और यदि मैंने इसको थोड़ा सा और खींच देता हूँ, खींचने के बाद में उसकी लंबाई क्या हो गई l प्लस y0 था। उसको थोड़ा सा और खींच दिया, खींचने के बाद विस्थापन उसमें और उत्पन्न हो गया, वो कितना हो गया y हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई l प्लस y0 प्लस y हो जाएगी। इसलिए इस स्प्रिंग का किस प्रकार से दोलन करती है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसको ले जाके छोड़ने के बाद क्या होगी, स्प्रिंग ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, माना l लंबाई की भारी स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कस दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है, जिससे स्प्रिंग की लंबाई में y0 वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इससे हुक के नियम के अनुसार प्रतिधन बल के अनुसार F इज इक्वल टू माइनस का kx आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब साम्यावस्था में द्रव्यमान m का त्वरण शून्य के बराबर होता है। साम्यावस्था पोजीशन होती है तो जो m का त्वरण क्या होता है, वो क्या होता है शून्य के बराबर होता है। इसलिए प्रतिधन बल इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग से लटकाया गया भार, अर्थात ky0 इज इक्वल टू क्या होता है mg के बराबर प्राप्त हो गया। इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ k इज इक्वल टू mg अपन में y0। ये क्या आ गया, प्रतिधन बल की वैल्यू आ गई, तो समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से तो क्या हो गया, प्रतिधन बल क्या हो गया ky0 इज इक्वल टू स्प्रिंग को लटकाया गया भार क्या हो गया मास m, और गुरुत्व त्वरण g उत्पन्न हो रहा है, इसलिए m इंटू g प्राप्त हो गया। इसलिए ky0 इज इक्वल टू mg, इसको सोल्व करेंगे तो k बराबर mg अपन में y0 आता है। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान m को संतुलन बिंदु से y दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में प्रतिधन जो बल होगा वो क्या हो जाएगा मेरा F इज इक्वल टू माइनस k इंटू वाई प्लस y0 प्राप्त होगा। ये मेरे पास क्या जाएगा, समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। इसलिए पिंड m पर नीचे की ओर लगा परिणामी बल क्या होगा, इसके ऊपर परिणामी बल क्या हो गया, इसके अंदर जो नीचे भार लगा था वो क्या लगा था mg में ये वैल्यू जोड़ देता हूँ, तो सो एफ डेक्स इज इक्वल टू mg माइनस का k इंटू वाई प्लस y0। समीकरण नंबर 5 आ गया। अब समीकरण 5 एवं समीकरण 2 से mg का मान रखने पर, तो इसमें 5 में mg का क्या वैल्यू आई ky, ये तो आई है देखो ky0। समीकरण नंबर 2 से क्या है mg इज इक्वल टू ky0 तथा मेरे पास एफ डेक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डेक्स इज इक्वल टू mg माइनस का k इंटू वाई प्लस y0। तो इसमें mg की वैल्यू मैं रखूंगा, तो रखने पे मेरे पास समीकरण आ जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एफ डेक्स इज इक्वल टू ky0, mg की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का k इंटू वाई प्लस y0, जिससे एफ डेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास माइनस का ky0 से ky0 कैंसिल हो गया, तो एफ डेक्स की वैल्यू माइनस का ky प्राप्त हो गई। अतः पिंड की गति का जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा m इंटू डी स्क्वायर फोर्स के रूप में F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो वो वैल्यू लगेगी तो m इंटू डी स्क्वायर वी आई अपॉन में डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के वाई प्राप्त हो गया, जिससे मैं निकाल सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन m इंटू में y प्राप्त हो गया, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन m इंटू वाई इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। इसे समीकरण नंबर 7 आ गया। और तो समीकरण नंबर 7 यह भी चला और दोलक का अवकल समीकरण के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन ने स्प्रिंग को क्षैतिज रखा तो भी उससे समीकरण डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आता है। इसी प्रकार से जब इसको मैं ऊर्ध्वाधर रख देता हूँ, ऊर्ध्वाधर रखने के पर भी एक इसका जो समीकरण आता है वो सरल आवर्त गति का समीकरण आता है, और इससे इसका जो समीकरण आवर्तकाल होगा वो आ जाएगा टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। तो समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया, तथा समीकरण 8 में समीकरण 3 से m अपॉन के इज इक्वल टू क्या होता है y0 अपॉन y होता है।
समीकरण 3 से m अपॉन k की वैल्यू रख दी तो ऊर्ध्वाधर जो स्प्रिंग लटकी हुई है उस पर भार लगाने के बाद में उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट वाई जीरो अपॉन में वाई। वाई तो कब विस्थापन आया, स्टार्टिंग का जो विस्थापन है वो वाई जीरो, और जैसे उस पर मैं m द्रव्यमान लगा के उसको खींच देता हूँ तो उससे विस्थापन वाई उत्पन्न होता है। अतः ऊर्ध्वाधर जो स्प्रिंग लटकी हुई इसमें भार लगाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई जीरो अपॉन में वाई प्राप्त होती है। धन्यवाद।